बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे क्लास 12 की सोशोलॉजी के बारे में, यानी समाजशास्त्र के बारे में। ठीक है, चैप्टर हमारा यहाँ पे है दूसरा। इसका पहला भाग है भारतीय समाज के जनसांख्यिकी संरचना। ठीक है, जनसंख्या पे आधारित है ये चैप्टर और जनसांख्यिकी डेमोग्राफी से रिलेटेड सारा पढ़ना है हमें इसके अंदर। तो आपको वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ही आसान चैप्टर है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको सब कुछ बताते हुए चलूंगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जनसांख्यिकी के बारे में, डेमोग्राफी के बारे में कि डेमोग्राफी क्या होती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, उसके बाद मैं आपको कंटेंट दिखाता हूं यहाँ पे। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये कोई क्षेत्र है। अब यहाँ पे रहते हैं 1,00,000 लोग, मान लो यहाँ पे 1,00,000 लोग रहते हैं। तो अब ऐसे में क्या है, इन लोगों के लिए अगर मान लो सरकार को कोई योजना बनानी है, इन लोगों के भले के लिए कोई कार्य करना है सरकार को, तो सरकार को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सरकार को ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे कितने लोग हैं टोटल। जैसे 1,00,000 लोग हैं तो उनको ये पता होना चाहिए इसमें कितने गरीब हैं, कितने अमीर हैं। ठीक है, कितने लोग रोजगार में हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने इसमें जवान हैं, कितने स्टूडेंट हैं, कितने बूढ़े हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं। सब कुछ जानकारी चाहिए सरकार को, तभी उस आंकड़े को ध्यान में रखते हुए, डेटा को ध्यान में रखते हुए सरकार इनके लिए कोई पॉलिसी बना सकती है। तो समझिए, यही कहीं ना कहीं जनसांख्यिकी से रिलेटेड है। आप समझिए, देखिए जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफी का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, जनसंख्या के सुव्यवस्थित अध्ययन को जनसांख्यिकी या डेमोग्राफी कहते हैं। ठीक है, जनसंख्या के अध्ययन को ही हम जनसांख्यिकी या डेमोग्राफी कहते हैं। इसको जनांकिकीय वर्ड भी यूज किया जाता है, इसके लिए जनांकिकी शब्द भी इस्तेमाल में लाया जाता है। अब मान लो इसके तहत क्या होता है, किसी क्षेत्र में जनसंख्या के अध्ययन, जनसंख्या वहां पे रहने वाले लोगों के बारे में सुव्यवस्थित अध्ययन किया जाता है, पूरे इनका डेटा निकाला जाता है और वो डेटा सरकार अपने यूज में लेती है इन लोगों की के लिए पॉलिसी बनाने के लिए। तो यहाँ पे डेमोग्राफी पूछा जाए तो आप सीधा ये बोल दो कि जनसंख्या के सुव्यवस्थित अध्ययन को हम जनसांख्यिकी या फिर हम इसे जनांकिकी या फिर हम इसको डेमोग्राफी कहते हैं। ठीक है, तीनों का मतलब एक ही होता है। चलिए आगे समझते हैं। अब डेमोग्राफी जो है, ये जो शब्द जो है, ये दो यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलके बना है। आप डेमोग्राफी देखेंगे, इसको अलग अलग करते हैं तो एक डेमोस हो जाता है, ग्राफीन हो जाता है, इससे मिलके डेमोग्राफी बना है। तो क्या मतलब होता है डेमो का और क्या मतलब होता है ग्राफीन का, ये आपको याद रखना है। डेमोस और ग्राफीन से मिलकर डेमोग्राफी बना है। तो डेमोस का मतलब होता है लोग, यानी कि जनता की बात चल रही है यहाँ पे, और ग्राफीन का मतलब होता है यहाँ पे वर्णन करना, यानी लोगों का वर्णन करना या फिर जनता का वर्णन करना, जनता के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। ठीक है, ये इससे रिलेटेड हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पे सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं कि डेमोग्राफी का मतलब होता है लोगों का वर्णन करना या फिर जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन करना। आप कैसे भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके सारे ही वर्ड यहाँ पे सही होने चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। अब जनसांख्यिकी जो विषय है, इसके अंतर्गत जनसंख्या से संबंधित अनेक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब जनसंख्या से रिलेटेड कई सारी प्रक्रिया होती है, जन्म भी होते हैं, मृत्यु भी होती है, प्रवास भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, उन सब का अध्ययन किया जाता है जनसांख्यिकी के विषय के अंतर्गत। तो देखिए क्या क्या होता है इसमें, समझिए। जनसंख्या के आकार में परिवर्तन, इसको भी देखा जाता है, यानी इसका भी अध्ययन होता है। जनसंख्या के आकार में परिवर्तन, अगर आप एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आप पिछले 3-4 बार की जनगणना को देख लो। जैसे मान लो आप 1991 की जनगणना को देख लो, वहां पे कितने लोग थे देश में। ठीक है, आप अलग अलग राज्यों की देख सकते हो। 2001 की जनगणना को देख लो, आप देखोगे कि भाई परिवर्तन हो रहा है जनसंख्या के आकार में। आप 2011 की जनगणना देखोगे तो आपको फिर से दिखेगा आकार में परिवर्तन हो रहा है, यानी समय के साथ जनसंख्या बढ़ती घटती भी है। ठीक है, कुछ जगह पे ज़्यादा बढ़ती है, कुछ जगह पे कम बढ़ती है, कुछ जगह पे घट भी सकती है। तो कई कारण होते हैं, वो सारा इसमें अध्ययन किया जाता है। और इसके अलावा फिर जन्म, मृत्यु और प्रवास, इसको भी ध्यान में रखा जाता है। आपको पता है, अगर अधिक जन्म हो रहे हैं तो उससे जनसंख्या जो है धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ेगी। अगर अधिक मृत्यु हो रही है, ठीक है, तो क्या होगा, जनसंख्या धीरे धीरे घटेगी, या फिर आप कह सकते हो जनसंख्या प्रभावित होगी। अगर प्रवास हो रहा है तो प्रवास से क्या होता है कि मान लो कोई व्यक्ति इस एक्स नाम की जगह पे रहता है और वो अपने यहाँ से प्रवास करके वाई नाम की जगह पे चला गया, तो उसकी जनसंख्या एक्स नाम वाली जगह से घट जाएगी और वाई वाली जगह पे बढ़ जाएगी। ये तो आप जानते हो। मान लो ज्यादातर लोग जो है वो महानगरों की तरफ, शहरों की तरफ रोजगार की तलाश में आ जाते हैं गांवों को छोड़कर। तो गांव से जहां से वो आते हैं वहां पे जनसंख्या उनकी कम होती है, लेकिन जिस जगह पे वो रोजगार के लिए रहते हैं, चले जाते हैं, वहां पे जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। तो ये सब अध्ययन जो होता है, ये कहीं ना कहीं जनगणना, जनसांख्यिकी, डेमोग्राफी के तहत होता है। ठीक है, आगे देखिए।
जनसंख्या की संरचना और संगठन इसको देखा जाता है। इसमें स्त्री कितनी है, पुरुष कितने हैं, विभिन्न आयु वर्ग के लोग कितने हैं और उनके बीच का अनुपात कितना है, ये भी ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, ये सारा अध्ययन किया जाता है जनसांख्यिकी विषय के अंतर्गत। ठीक है, आगे देखिए, आगे समझते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे हम डेमोग्राफी के प्रकार। डेमोग्राफी जो होती है मेनली दो प्रकार की आपको यहाँ पे समझनी है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी के अनुसार डेमोग्राफी दो प्रकार की कौन सी है, एक तो आकारिक जनसांख्यिकी जिसको हम फॉर्मल डेमोग्राफी कहेंगे, और दूसरी जो है यहाँ पे सामाजिक जनसांख्यिकी। ठीक है, जिसको हम सोशल डेमोग्राफी कहेंगे। तो समझते हैं आकारिक क्या होता है और सामाजिक क्या होता है। देखिए यहाँ पे 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो आकारिक जनसांख्यिकी जो है जैसा नाम है बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पे आकारिक से इसका मतलब क्या है, आकार से संबंधित है। तो यहाँ पे क्या होता है, जनसंख्या के आकार का अध्ययन किया जाता है। इतना आसान क्वेश्चन 1 मार्क्स में आपके आ सकता है। आकारिक जनसांख्यिकी आपको नाम से ही पता लग गया। ठीक है, अब बात करते हैं सामाजिक, तो ये भी उतना ही आसान है। सामाजिक जनसांख्यिकी जो होता है इसमें जनसंख्या की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों पर विचार किया जाता है। तो यहाँ पे आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएंगे और आप इसको ध्यान में देखते हुए चलेंगे। अब बात कर लेते हैं आगे, समझते हैं और ज्यादा। सभी प्रकार के जनसांख्यिकी अध्ययन गिनती की प्रक्रियाओं पर आधारित होता है। ठीक है, काउंटिंग होती है उसमें हर चीज में। जैसे कि मान लो कोई जनगणना या सर्वेक्षण किया जा रहा हो, इसके अंतर्गत किसी निर्धारित क्षेत्र के भीतर रहने वाले लोगों के बारे में आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। तो सब कुछ क्या होता है, गिनती पे, काउंटिंग पे निर्भर करता है। एग्जाम्पल देता हूं आपको। मान लो ये कोई स्थान है, इस स्थान का नाम मान लो हमने रख दिया एक्स नाम रख देते हैं। ठीक है, मान लो ये एक्स नाम का स्थान है, यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। अब क्या हुआ, यहाँ पे जनगणना की गई या सर्वेक्षण किया गया, तो उसमें क्या होगा, उसमें गिनतियां ही तो होंगी, काउंटिंग ही तो होगी। उसमें लिखा जाएगा कि भाई इस फलाने एक्स नाम के स्थान में मान लो यहाँ पे 10,000 लोग रहते हैं। ठीक है, इसमें 4,000 स्त्री हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे 6,000 जो हैं वो पुरुष हैं। फिर इसमें बच्चे कितने हैं, इनमें जवान बच्चों वाली एज में कितने हैं, जवान वाली एज में कितने हैं, बूढ़े की एज में कितने हैं, ये सारा देखा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते हो। तो आप याद रखें कि जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफी अध्ययन में गिनती की प्रक्रियाओं पर ही आधारित होता है। और आगे समझते हैं, जनसांख्यिकी का अध्ययन समाजशास्त्र की नज़र में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको पता होगा कि जिस तरीके से आज हम इतिहास पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं और अन्य कई सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन सोशियोलॉजी पहले कोई एक सब्जेक्ट नहीं माना जाता था। ठीक है, ये आप पहले देखोगे कि जब आप सोशियोलॉजी को आगे के चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें आपको ज्योग्राफी के टॉपिक भी मिल जाएंगे, आपको इसमें हिस्ट्री के टॉपिक भी मिल जाएंगे, आपको इसमें पॉलिटी के टॉपिक भी मिल जाएंगे। तो आप ये सोचोगे कि यार इसमें तो सारे वो टॉपिक हैं जो अलग अलग सब्जेक्टों के हैं, फिर आखिर ये हम इसमें क्यों पढ़ते हैं, हम पॉलिटी में ही क्यों नहीं पढ़ लेते, हम हिस्ट्री में ही क्यों नहीं पढ़ लेते। तो आखिर क्यों समाजशास्त्र को इतना महत्वपूर्ण माना जाता है, तो समझिए इसे क्यों आखिर ऐसी जरूरत पड़ी। तो देखिए, डेमोग्राफी का अध्ययन समाजशास्त्र की नज़र में बहुत ही महत्वपूर्ण है। डेमोग्राफी, देखिए जनसांख्यिकी में डेमोग्राफी बोलूंगा बार बार। ठीक है, आप इसे समझिए, डेमोग्राफी के कारण ही समाजशास्त्र का उद्भव एक अलग अकादमिक विषय के रूप में हुआ। जब तक डेमोग्राफी एक महत्वपूर्ण चीज नहीं मानी जाती थी तब तक इसको एक अकेडमिक सब्जेक्ट के रूप में भी नहीं देखा जाता था। जैसे आपका हिस्ट्री देखा जाता है, ज्योग्राफी देखा जाता है, हिंदी देखा जाता है, इंग्लिश देखा जाता है, उस तरीके से इसको नहीं देखा जाता था। लेकिन जब जनसांख्यिकी डेमोग्राफी का कॉन्सेप्ट सामने आया, इन चीज़ों को महत्व सबने समझा विद्वानों ने, तब उनको लगा कि इसके लिए हमें एक अलग से सब्जेक्ट बनाने की जरूरत है जो कि समाजशास्त्र है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप में दो अलग अलग प्रक्रियाएं लगभग एक साथ हुई। वो अलग प्रक्रिया क्या है इसे समझिए। यूरोप की बात चल रही है। पहली घटना तो यह है कि राजनीतिक संगठन के रूप में राज्यों की स्थापना, यानी राज्य की स्थापना मतलब सरकार की स्थापना। ठीक है, राजनीतिक संगठन के रूप में सरकार की स्थापना। दूसरी घटना क्या थी, आंकड़ों से संबंधित आधुनिक विज्ञान सांख्यिकी की शुरुआत हुई। ये जो आंकड़े जो हैं, आंकड़े पहले भी इकट्ठे किए जाते थे पर उसका इतना महत्व नहीं होता था आज से पहले, लेकिन ये वर्तमान समय में आंकड़े बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो इसकी शुरुआत भी यूरोप में आप देख रहे हो एक साथ। और आगे चलकर इस आधुनिक किस्म के राज्य ने, यानी राज्य का मतलब यहाँ पे सरकार से समझिए आप, इस आधुनिक किस्म के सरकार ने अपनी भूमिका और कार्य का विस्तार करना शुरू करा। अब क्या कार्य का विस्तार किया, अब सरकार जो है वो स्वास्थ्य सुविधाओं का मैनेजमेंट करने लगी है। सरकार जो है वो पुलिस और कानून व्यवस्था में सुधार कर रही है। सरकार जो है वो कृषि और उद्योग संबंधी आर्थिक नीतियों में सुधार कर रही है। सरकार जो है वो टैक्स और उत्पादन में सुधार के लिए काम कर रही है। सरकार जो है वो शासन व्यवस्था में सक्रिय रूप से दिलचस्पी ले रही है। ठीक है, पहले क्या होता था कि
राज्य जो होता था, एक तरह से ज़्यादातर देश जो होते थे वो एक समय में गुलाम थे। अगर आप आज से 200 साल पीछे जाते हो, ठीक है, अगर आप 100 साल पीछे जाते हो तो आप देखोगे कि ज़्यादातर देश जो थे वो ब्रिटेन के या फिर फ्रांस के या फिर अन्य पुर्तगाल वगैरह अन्य देशों के गुलाम हुआ करते थे। तो यहाँ पे इनका शासन चलता था और ये जैसा मर्जी वैसा तानाशाही वाला शासन चलाते थे। लेकिन धीरे धीरे समय बदला और एक मजबूत राज्य की संकल्पना सामने आने लगी, यानी एक मजबूत सरकार की बात सामने आने लगी। और फिर सरकार ने क्या किया, अपने जो कार्य के जो दायरे हैं उसको बढ़ाया। अब सरकार जो है वो क्या करती है, स्वास्थ्य सुविधाओं को कैसे बढ़ाया जाए इस पे ध्यान देती है, पुलिस और कानून व्यवस्था देश के अंदर बनाई जाए वो इस पे ध्यान देती है, कृषि और उद्योग संबंधी नीतियों पे ध्यान देती है। और ऐसा कब हुआ, जब ज्यादातर देश क्या थे धीरे धीरे आजाद होने लगे, तब ये चीजें और ज्यादा मजबूत होने लगी। अब राज्य के कार्यकलापों में वृद्धि हुई। ऐसे में राज्य को सुचारू रूप से संचालन के लिए सामाजिक आंकड़ों की जरूरत भी पड़ती थी। अब देखिए सरकार जो है उसके काम बढ़ रहे हैं और सरकार को सामाजिक आंकड़ों की जरूरत भी पड़ रही है, क्योंकि देखो सरकार अगर कोई पॉलिसी बना रही है, अब मान लो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि स्वास्थ्य सुविधाओं की बात कर रहे थे। अब सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में कैसे सोच सकती है। मान लो किसी देश की सरकार है, उस देश में 10,000 लोग रहते हैं, मान लो बहुत छोटा देश है, वहां पे केवल 10,000 लोग रहते हैं और अलग अलग क्षेत्र में बिखरे हुए हैं। तो ऐसे में सरकार को पता होना चाहिए ना कि किस जगह पे कितने लोग रहते हैं और कितने लोगों पे कितने हॉस्पिटल की जरूरत है, तभी तो वो बना पाएंगे उतने हॉस्पिटल। यानी सरकार को आंकड़े बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, सामाजिक आंकड़ों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। जनसंख्या और अर्थव्यवस्था के विभिन्न पक्षों से संबंधित तथ्यों को सुव्यवस्थित और नियमित रूप से इकट्ठा करने की बहुत जरूरत महसूस हुई, क्योंकि जनसंख्या के जो आंकड़े हैं वो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी सरकार को, क्योंकि जब तक वो आंकड़े सरकार के पास नहीं पहुंचेंगे तब तक सरकार उनकी सुरक्षा के लिए काम नहीं कर सकती, उनके लिए अच्छी पॉलिसी नहीं बना सकती, ठीक है, इन सब चीजों के लिए कार्य नहीं कर पाएगी। हालांकि राज्य यानी सरकार द्वारा सामाजिक आंकड़े इकट्ठे करने की प्रथा काफी पुरानी है। आप ये मत सोचिए केवल अभी से ये प्रथा पुरानी है, लेकिन पुराने समय में इतना महत्व नहीं दिया जाता था जितना आधुनिक समय में दिया जाता है। पर इसका आधुनिक रूप, पुराने समय से भी ये प्रथा थी, लेकिन आधुनिक रूप 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में अस्तित्व में आया। अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका में 1790 की जनगणना पहली आधुनिक किस्म की जनगणना थी, ठीक है, ध्यान दें इसे कि 1790 में जो अमेरिका की जनगणना हुई थी वो आधुनिक किस्म की पहली जनगणना थी, जो लेटेस्ट टाइप की जनगणना है। भारत में भी जनगणना का कार्य सबसे पहले अंग्रेजों ने ही शुरू करा था। आपको पता है कि उस समय देश गुलाम था, तभी पहली जनगणना हुई थी। 1867 से 1872 के बीच अंग्रेज जब भारत में थे तो उन्होंने जनगणना का प्रयास किया और भारत में पहली जो जनगणना हुई थी वो 1881 के बाद से रेगुलर चलती आ रही है, ठीक है, रेगुलर की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। 1872 आप पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे 1881 के बाद हर 10 साल के बाद क्या होती है, अगली जनगणना जो है वो होती रहती है। इस तरीके से जनगणना जो थी धीरे धीरे होती रही हमेशा भारत में। जब भारत आजाद हुआ तब भी भारत ने यही प्रथा अपना रखी थी। हाँ, आज भी 10 साल के बाद हमारे यहाँ पे जनगणना की जाती है। तो भारत आजाद हुआ तब भी इस 10 वर्षीय जनगणना प्रणाली को भारत ने अपनाए रखा। स्वतंत्र भारत में 1951 से 2011 तक 7 बार जनगणना हो चुकी है। हो सकता है आपके पास एनसीईआरटी किताब हो और वो पुरानी किताब हो, उसमें आंकड़े जो हैं केवल 1951 से लेके 2001 तक के हों, लेकिन मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया 2011 की जनगणना, इसलिए ये 7 बार हो गई, पर आपकी बुक में ये 6 बार होगा, ठीक है, समझ सकते हो आप इस चीज को। तो ये आपको ध्यान रखना है। और 2021 में फिर से एक जनगणना हो जाएगी, यानी कि 8 बार हो जाएगी। जनसांख्यिकी आंकड़े, जो जनसंख्या के जो आंकड़े होते हैं, जो भी डेटा निकाला जाता है वो किस काम आता है, वो राज्य की नीतियां और विशेष रूप से आर्थिक विकास और जन कल्याण संबंधी नीति बनाने और उनको लागू करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अब जितना भी जनगणना, ये जनगणना क्यों की जाती है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हर 10 साल में ये जो जनगणना की जाती है ये क्यों की जाती है। इस जनगणना से ही तो पता लगता है कि देश की टोटल जनसंख्या कितनी हुई है, बढ़ी है या घटी है, किस राज्य में जनसंख्या बढ़ी है, किस राज्य में जनसंख्या घटी है, कहाँ पे साक्षरता दर ज्यादा है, कहाँ पे साक्षरता दर कम है। जहाँ पे साक्षरता दर कम होगी वहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए सरकार काम करेगी ज्यादा। जहाँ पे हेल्थ की सुविधाएं ज्यादा नहीं होंगी, अस्पताल नहीं होंगे, वहाँ पे हेल्थ की सुविधाओं को प्रोवाइड कराने की कोशिश करेगी। तो ये जो जनसंख्या के जो आंकड़े होते हैं ये सरकार के बहुत काम आते हैं, यानी राज्य के बहुत काम आते हैं। इनके आंकड़ों से ही तो सरकार नीतियां बनाती है लोगों के लिए, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे समझने हैं। अब देखिए, जब सामाजिक आंकड़ों को
पहली बार इकट्ठा किया गया, जब सामाजिक आंकड़ों को पहली बार इकट्ठा किया गया तो उन्होंने समाजशास्त्र जैसे एक नए विषय के अध्ययन के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया गया। पहले समाजशास्त्र एक कोई अलग से विषय नहीं होता था, लेकिन जब ये सामाजिक आंकड़े इकट्ठे किए जाने लगे तब ऐसा महसूस हुआ, ऐसी जरूरत महसूस हुई कि एक अलग से सब्जेक्ट होना चाहिए इसके ऊपर, जनसंख्या के ऊपर, जनगणना के ऊपर, जनसांख्यिकी के ऊपर, इन और सामाजिक समस्याओं के ऊपर कोई अलग से सब्जेक्ट होना चाहिए। तब ऐसा महसूस हुआ कि कोई एक अलग सब्जेक्ट हो, इसकी जरूरत महसूस हुई। लाखों लोगों के बहुत बड़े समुदाय के बारे में इकट्ठे किए गए आंकड़ों ने सामाजिक प्रगठन के अस्तित्व के लिए एक मजबूत ठोस तर्क प्रस्तुत किया। ठीक है, लाखों लोगों के संबंधित आंकड़े जो थे उसको इकट्ठा किया गया और इससे कहीं ना कहीं आंकड़ों को देख के ऐसा महसूस हुआ कि क्यों ना इसके लिए एक अलग ही एक मतलब ब्रांच बना दी जाए, अलग ही इसका एक विषय बना दिया जाए और उसके तहत इसका अध्ययन किया जाए। तो ये चीजें महसूस हुई। अब ये तो हो गया हमारा जनसंख्या, जनसांख्यिकी, डेमोग्राफी, इसके बारे में। यहां से हमारे कोई खास क्वेश्चन नहीं आते। अगर कोई 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, वरना कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे यहाँ से अभी तक हमने जो पढ़ा है। ठीक है, मेन बेसिक क्वेश्चन आते हैं, डेमोग्राफी वगैरह पूछ लिया तो पूछ लिया। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे आपको बिल्कुल अपना दिमाग एकदम खोल कर रखना है। यहाँ पे आपके पेपर में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। यहाँ पे मैं 2 सिद्धांत आपको पढ़ाऊंगा और इन 2 सिद्धांत में से एक क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस है। ये लगा लो 90% चांस है कि यहाँ इन 2 टॉपिक में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाएगा। देखिए, समझिए, जनसांख्यिकी संबंधित कुछ सिद्धांत और संकल्पनाएं। आज की इस वीडियो में हम 2 तरह के सिद्धांत पढ़ लेंगे, लेकिन संकल्पनाएं जो है हम इसको पढ़ेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, संकल्पनाओं में से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहां से सिद्धांत में से लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, एक विद्वान थे जिनका नाम था थॉमस रॉबर्ट माल्थस। इन्होंने क्या किया था, एक जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत दिया था। इनका सिद्धांत जो था उसकी कई लोगों ने आलोचना भी की थी। तो आखिर क्या सिद्धांत था, इसको समझते हैं थोड़ा। देखिए, माल्थस जो थे इन्होंने जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत दिया। ये क्या मानते थे माल्थस जो थे, ये मानते थे कि जनसंख्या वृद्धि जो है वो हमेशा संसाधनों से ज्यादा होती है। यानी माल्थस ने जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत दिया था और एसे ऑन पॉपुलेशन, इन्होंने पॉपुलेशन के ऊपर एक निबंध जो इनका था 1788 का, उसके तहत ये बातें रखी गई है। इनका जो सिद्धांत था ये एक निराशावादी सिद्धांत था, यानी कि कहीं ना कहीं नेगेटिव बातें करता था। माल्थस जो थे वो मानते हैं कि मनुष्य की जनसंख्या मनुष्य के भरण पोषण के साधनों की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ती है। ठीक है, माल्थस का मानना है कि जनसंख्या जो है वो ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, लेकिन जो संसाधन है वो नहीं बढ़ पाते। यानी कि लोग बढ़ते जा रहे हैं, संसाधन जो है वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, संसाधन जैसे खेती, अनाज वगैरह उतना नहीं बढ़ पाएगा जितनी तेजी से लोग बढ़ जाएंगे। इनकी चिंता थी एक तरह से, ये इनके सिद्धांत के तहत। इन्होंने कहा कि जनसंख्या ज्यादा बढ़ेगी, संसाधन नहीं बढ़ पाएंगे उस हिसाब से, इसलिए मनुष्य जो है वो हमेशा गरीबी की हालत में जीने के लिए दंडित किया जाएगा, या फिर हमेशा मतलब गरीबी की हालत में ही जिएगा इंसान। ये कहते क्या है, इसको समझिए। ये कहते हैं कि कृषि उत्पादन की वृद्धि हमेशा ही जनसंख्या की वृद्धि से पीछे रहेगी। इसके लिए इन्होंने एक सिद्धांत के तहत इन्होंने ये बात कही है कि जो जनसंख्या की वृद्धि होती है वो इस तरीके से होती है, 2 से 4 यानी दुगना, 4 से 8 यानी उसका दुगना, 8 से 16 यानी फिर दुगना, 16 से 32 यानी फिर से दुगना, 32 से 64 यानी फिर से दुगना। यानी इनके कहने का मतलब है जनसंख्या जो है वो दोगुनी स्पीड से बढ़ती जाएगी। ठीक है, बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी। लेकिन जो संसाधन है, ये कृषि उत्पादन है, मान लो अनाज है, वो इतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अनाज जो है वो 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। समझिए कि ये जो कृषि उत्पादन है ये बहुत धीमे बढ़ेंगे, लेकिन जनसंख्या जो है वो बहुत तेजी से बढ़ेगी। जब जनसंख्या बढ़ेगी और ये कृषि उत्पाद नहीं बढ़ेंगे तो ऐसे में इंसानों के पास क्या होगी, हमेशा वो गरीब ही रहेगा, हमेशा वो समस्या में रहेगा, हमेशा वो परेशान रहेगा। ऐसा इनका सिद्धांत कहता है। तो ये कहीं ना कहीं ये निराशावादी सिद्धांत है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सिद्धांत समझ में आया होगा। एक बार दोबारा से समझिए। जो माल्थस थे इन्होंने एक सिद्धांत दिया जनसंख्या वृद्धि का, जिसको निराशावादी सिद्धांत कहा जाता है। ये बोलते हैं कि मनुष्य की जनसंख्या हमेशा से उसके भरण पोषण के जो साधन है उसकी तुलना में ज्यादा तेजी से जनसंख्या बढ़ेगी। ये कहते हैं कि मनुष्य हमेशा गरीबी की हालत में जिएगा। ठीक है, ये कहते हैं कि जनसंख्या की जो वृद्धि है वो हमेशा दुगनी स्पीड में बढ़ती रहेगी, लेकिन जो कृषि उत्पादन है वो धीरे धीरे बढ़ेंगे। ठीक है, जनसंख्या की वृद्धि की दर भरण पोषण के साधनों के उत्पादन में होने वाली वृद्धि की दर से हमेशा आगे रहती है, ऐसा माल्थस कहते हैं।
मोल्थस कहते हैं कि इसलिए समृद्धि को बढ़ाने का एक ही तरीका है। अगर तुम चाहते हो कि समृद्धि बढ़े तो उसका केवल एक तरीका है। वो तरीका कौन सा है? ये कहते हैं अगर हमने जनसंख्या को नियंत्रण कर लिया, यानी जनसंख्या की जो वृद्धि है उसको हमने नियंत्रण कर लिया, तो फिर समृद्धि आ सकती है। अगर हमने जनसंख्या को नियंत्रण नहीं करा तो फिर कभी भी समृद्धि नहीं आएगी, जनसंख्या तेजी से बढ़ती रहेगी, लेकिन खेती और उत्पादन जो चीज है वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। आगे देखिए, दुर्भाग्यवश मनुष्य ने अपनी जनसंख्या को स्वेच्छापूर्ण घटाने का एक सीमित क्षमता है। ये कहते हैं कि मनुष्य के अंदर बहुत सीमित क्षमता है कि वो अपनी जनसंख्या को घटा पाए, मनुष्य नहीं घटा पाएगा, ये ऐसा कहते हैं, इसीलिए ये सारी चीजें होती रहती हैं। फिर इन्होंने जनसंख्या को घटाने के दो तरीके बताए हैं। जनसंख्या घटने के, आप घटाने के छोड़ो, घटने के तरीके समझिए। ये कहते हैं जनसंख्या दो तरीके से घटती है। एक तो कृत्रिम निरोध, कृत्रिम निरोध का मतलब एक आर्टिफिशियल टाइप का तरीका समझ लो, और एक प्राकृतिक जो कि नेचर के द्वारा। अब ये कृत्रिम क्या होता है? जिसमें बड़ी उम्र में विवाह, यानी कि अगर हम पहले आपको पता है कि कम उम्र में विवाह होता था, 14 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में विवाह कर देते थे बच्चों का, और फिर वो बच्चे भी बच्चे पैदा करने लग जाते थे, और 25, 30, 40 की उम्र तक तो वो जवान ही रहते हैं एक तरह से, और खूब सारे बच्चे पैदा करते हैं। इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं जनसंख्या जो है काफी तेजी से बढ़ती है। ठीक है, तो ये कहते हैं अगर विवाह की उम्र जो है उसको बड़ा कर दिया जाए, यानी कि मान लो 25 साल की उम्र में विवाह करो, 30 साल की उम्र में विवाह करो, तो फिर ऐसे में जाहिर सी बात है अगर 25-30 साल की उम्र में विवाह करेंगे तो फिर उतने बच्चे नहीं पैदा होंगे जितने पहले होते थे। दूसरा है यौन संयम। ठीक है, इंसान को खुद भी संयम रखना पड़ेगा। फिर है ब्रह्मचर्य का पालन। ये चीजें हैं, ये तो हो गया कृत्रिम, जो कि मनुष्य खुद कर सकता है, जनसंख्या पे नियंत्रण कर सकता है। लेकिन प्राकृतिक तरीका कौन सा है? ठीक है, जो प्रकृति के द्वारा जो होता है उसमें ये कहते हैं अकाल। अकाल पड़ जाता है, हजारों लोग मर जाते हैं, महामारियां आ जाती हैं, हजारों लोग मर जाते हैं। जैसे कि अभी कोरोना, आप देख रहे हो कोरोना की वजह से कितनी मौतें हो गई हैं। ये प्राकृतिक तरीके हैं, ये कहते हैं। ठीक है, मोल्थस का कहना है, मोल्थस का मानना है कि प्राकृतिक निरोध अनिवार्य है, जरूरी है कि कहीं ना कहीं भूकंप आए लोग मरे, कहीं ना कहीं महामारी फैले लोग मरे, ऐसा जरूरी है, मोल्थस का मानना है, क्योंकि वही खाद्य आपूर्ति और बढ़ती हुई जनसंख्या के बीच में असंतुलन को रोकने का प्राकृतिक उपाय है। ये इनका कहना था कि जनसंख्या जो है बहुत तेजी से बढ़ती है, लेकिन संसाधन जो है वो बहुत धीमे बढ़ते हैं, ऐसे में इनके बीच में असंतुलन हो जाता है। लेकिन अगर प्राकृतिक अकाल आएंगे, बीमारी आएंगे, लोग मरेंगे, तो लोगों की जनसंख्या धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं एक बैलेंस बना रहेगा, ऐसा ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो समझे आप क्या था इनका सिद्धांत? तो ये मोल्थस का निराशावादी सिद्धांत था, और इनके इस सिद्धांत का लोगों ने विरोध करा, लोगों के द्वारा इसकी आलोचना की गई। आखिर क्या आलोचना हुई, इसे समझिए। कुछ विचारकों ने इसका विरोध किया जो ये मानते थे कि आर्थिक समृद्धि जनसंख्या वृद्धि से अधिक हो सकती है। ठीक है, कुछ लोग जो ये मानते थे कि आर्थिक समृद्धि हो सकती है जनसंख्या से ज़्यादा तेज, यानी देखिए मोल्थस कहते थे कि जनसंख्या हमेशा तेज बढ़ेगी, समृद्धि हमेशा कम रहेगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं वो कहते हैं कि समृद्धि जनसंख्या वृद्धि से भी तेज बढ़ सकती है। उन्होंने इसका खूब विरोध करा, और इसका जो खंडन था वो करा यूरोपीय देशों के ऐतिहासिक अनुभव द्वारा। यूरोपीय देशों का अनुभव जो था वो अलग रहा है, इसलिए देखिए 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जनसंख्या वृद्धि का स्वरूप धीरे धीरे बदलने लगा, और 20वीं शताब्दी के पहले क्वार्टर के अंत तक, यानी 20वीं शताब्दी के शुरुआत के कुछ समय तक हम देखें तो काफ़ी जो बदलाव था यहाँ पे जनसंख्या में देखने को मिला, और ये परिवर्तन नाटकीय ढंग से हुआ। अब क्या होने लगा था, जन्म दरें जो थी वो धीरे धीरे घट रही थी, जबकि मोल्थस का कहना था कि जनसंख्या हमेशा तेजी से बढ़ती रहेगी, संसाधन जो है इतनी तेजी से नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन यहाँ पे उसका थोड़ा सा अपोजिट हो रहा है। महामारियों पे अब नियंत्रण किया जाने लगा, क्योंकि आपको पता है पहले क्या होता था, इतनी सारी दवाइयाँ, इतनी सारी वैक्सीन नहीं होती थी। लोग छोटी छोटी बीमारी से, लोग हैजा से मर जाते थे, लोग बहुत मामूली बीमारियों से जैसे मलेरिया से मर जाते थे लोग। ठीक है, और कई सारी बीमारियाँ हैं जिसका पहले इलाज ही नहीं था, तो लोग मर जाते थे। तो ऐसे में क्या था, मृत्यु दर जो थी वो ज़्यादा थी। लेकिन अब क्या होने लगा, अब धीरे धीरे बीमारियों पे कंट्रोल किया जाने लगा, तो महामारियों पे नियंत्रण होने लगा, चिकित्सा सुविधाएं भी धीरे धीरे विकसित होने लगी। मोल्थस की भविष्यवाणी जो थी वो झूठी साबित कर दी गई, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के बावजूद भी जनसंख्या अभी भी बढ़ रही है। ऐसा नहीं कि जनसंख्या अब घट रही है,
जनसंख्या अभी भी बढ़ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी खाद्य उत्पादन और जीवन का स्तर था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। लेकिन मॉल्थस का क्या कहना था? मॉल्थस ये कहते थे कि धीरे धीरे जनसंख्या जो है तेजी से बढ़ेगी, संसाधन धीरे से बढ़ेंगे, इसलिए हमेशा गरीबी में रहेगा इंसान। पर यहाँ पे क्या है, जनसंख्या तो बढ़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इंसानों की हालत जो है वो भी धीरे धीरे सुधर रही है। हेल्थ सेक्टर में सुधार आ रहे हैं, लोगों का जीवन स्तर बदल रहा है, और इनकी भविष्यवाणी जो थी वो झूठी साबित हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से इनका विरोध हुआ। अब देखिए, उदारवादी और मार्क्सवादी, उदारवादी जो लिबरल थे और मार्क्सवादी जो लोग थे, इन्होंने भी इन विद्वानों ने भी मॉल्थस के ये जो सिद्धांत था इसकी खूब आलोचना की। कि मॉल्थस कहते थे कि गरीबी का कारण जनसंख्या की वृद्धि है, यानी जनसंख्या बढ़ रही है इसीलिए गरीबी है, मॉल्थस कहते थे। और इसका उदारवादियों ने भी विरोध कर दिया, मार्क्सवादियों ने भी विरोध कर दिया। आलोचक कहते हैं कि गरीबी और भुखमरी जैसी समस्या, आलोचक क्या कहते हैं कि गरीबी और भुखमरी जैसी समस्या जनसंख्या वृद्धि से नहीं है, बल्कि ये आर्थिक संसाधनों के असमान वितरण से फैलती है। ये कहते हैं कि आर्थिक संसाधनों का वितरण जो है वो गलत तरीके से है, यानी कि जो अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था है, इसके कारण कुछ लोगों के पास तो बहुत ज्यादा पैसा है, वो बहुत ही लग्जरी विलास वाली जिंदगी जी रहे हैं, लग्जरी लाइफ जीते हैं, गाड़ी है उनके पास, संसाधन है उनके पास, बड़े बड़े घर है उनके पास, संपत्ति है उनके पास, बहुत पैसा है उनके पास, कुछ चंद लोगों के पास, थोड़े से लोगों के पास। लेकिन जो बहुत बड़ी जनसंख्या वो बहुत गरीबी की हालत में जी रही है। और ऐसा क्यों हो पाया? ये केवल और केवल आर्थिक संसाधनों का जो गलत वितरण हो रखा है इसकी वजह से हो पाया है, इसमें जनसंख्या का कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा कह रहे हैं मार्क्सवादी और उदारवादी लोग। अब ये उदारवादी मार्क्सवादी क्या होता है, अगर आप ये नहीं जानते हैं तो आप ग्रेजुएशन वाली वीडियो मैंने बना रखी है, वहां पे उदारवाद मार्क्सवाद दोनों पे बता रखा है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं, ठीक है, डिटेल में। और ये क्योंकि बड़ा टॉपिक है, यहाँ पे मैं विस्तार से नहीं बता पाऊंगा इसे। तो देखिए, ये आपको समझ में आया कि मॉल्थस ने एक सिद्धांत दिया जिसमें उन्होंने अपनी कुछ बातें रखी, बाद में लोगों ने उसका विरोध करा और वो उनकी भविष्यवाणियों को झूठा साबित कर दिया। उदारवादी लोगों ने भी उसका विरोध करा, मार्क्सवादी लोगों ने भी विरोध करा। तो इस तरीके से मॉल्थस का जो सिद्धांत था उसका विरोध हुआ। तो ये तो था एक सिद्धांत मॉल्थस का। अब दूसरा सेकंड सिद्धांत देखिए, ये है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। ये अलग सिद्धांत है और यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, या तो मॉल्थस का सिद्धांत आ जाता है आपके पेपर में या जनांकीय आ जाता है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो देखिए, जनांकीय सिद्धांत थोड़ा सा आसान है और आसान है उससे। देखिए, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन और भविष्य में जनसंख्या के पूर्व अनुमान, यानी पहले से आप ये कह लो भविष्यवाणी के लिए किया जाता है। यानी कि ये जो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत जो है, इससे किसी जगह की जनसंख्या का वर्णन किया जा सकता है और भविष्य में उसकी जनसंख्या कितनी बढ़ेगी या कितनी घटेगी इसका अनुमान लगाया जा सकता है। ये सिद्धांत थोड़ा सा पॉजिटिव है, ठीक है, समझिए इसको। ये सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे ही समाज ग्रामीण, खेतिहर और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बन जाएगा, तो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म दर से और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की ओर परिवर्तित हो जाएगी। इसका मतलब समझिए, ये कहते हैं, मान लो कहीं पे लोग ग्रामीण अवस्था में रह रहे हैं, ज्यादातर लोग खेती कर रहे हैं, ठीक है, गरीबी में रह रहे हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं है, अशिक्षित लोग हैं। अगर लोग इस अवस्था से निकल जाते हैं और ग्रामीण की जगह वो नगरीय हो जाते हैं, ठीक है, गरीबी जो है, ठीक है, नगरीय जब अवस्था में आ जाएंगे तो धीरे धीरे अपने आप ही ठीक होने लगेगा। वो धीरे धीरे गरीबी से निकल के थोड़ा मतलब समृद्ध होने लगेंगे, अशिक्षा से निकलकर वो थोड़े शिक्षित होने लगेंगे। यानी जैसे जैसे लोगों का स्टैंडर्ड बदलता जाएगा, बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे जनसंख्या का जो उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर है वो भी धीरे धीरे निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की तरफ जाएगी। ये मैं तो अगर आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तो बिल्कुल ना घबराएं, मैं आपको चरण से समझाऊंगा, तो इसके चरणों को आप समझ जाएंगे तो आपको ज्यादा आसान लगेगा। देखिए, ये परिवर्तन जो है 3 स्टेप में होता है, 3 अवस्थाओं में होता है, जिन्हें सामूहिक रूप से जनांकीय चक्र के रूप में हम जानते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? जनांकीय चक्र के रूप में हम इसको पढ़ते हैं। समझिए, इस सिद्धांत की 3 अवस्थाएं, अवस्था 1, अवस्था 2, अवस्था 3, तीनों अवस्था में हमें फर्क दिखेगा। ठीक है, कैसे कैसे मतलब इसमें फर्क पड़ता है इसको समझते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे अवस्था 1, यानी पहली अवस्था जो है उसमें क्या होता है? प्रथम अवस्था में उच्च प्रजननशीलता, यानी बच्चों का जन्म भी ज्यादा होता है और उच्च मृत्युता, लोगों की मृत्यु भी ज्यादा होती है। देखिए, जन्म भी ज्यादा हो रहे हैं और मृत्यु भी ज्यादा हो रही है, क्योंकि लोग जो है इस वाली अवस्था में लोग जो है गरीब हैं। ठीक है, यहाँ पे लोग जो होते हैं वो ग्रामीण अवस्था में रह रहे हो, गाँव में रह रहे होते हैं, गरीब होते हैं। ये ज़्यादा लोग शिक्षित लोग नहीं होते, यहाँ पे शिक्षा का अभाव होता है। तो ऐसे में क्या होता है? जन्म दर भी ज़्यादा रहेगी, मृत्यु दर भी ज़्यादा रहेगी।
लोग महामारी और भोजन के अभाव में मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। जनसंख्या वृद्धि यहाँ पे धीमी होती है। यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि धीमी क्यों है? क्योंकि मान लो 100 बच्चे पैदा हो रहे हैं डेली, तो लगभग 100 लोग मर भी रहे हैं। जब इतने ही पैदा हो रहे हैं, लगभग उतने ही लगभग मर रहे हैं, तो ऐसे में जनसंख्या, जाहिर सी बात है कि वृद्धि दर धीमी ही रहेगी। अगर मान लो मरने वालों की संख्या कम हो और पैदा होने वालों की संख्या ज़्यादा हो तो जनसंख्या तेजी से बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पे तो दोनों लगभग बराबर है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो जनसंख्या वृद्धि दर होती है वो धीमी होती है। ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो खेती के काम में लगे होते हैं। बड़े परिवारों को यहाँ पे परिसंपत्ति माना जाता है, यानी कि ये ऐसा मानते हैं कि जितना बड़ा परिवार होगा उतना ज़्यादा बेहतर होगा। ये सोचते हैं ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे तो ज़्यादा कमाई भी होगी, क्योंकि बच्चे अलग अलग काम में लगा देंगे तो वो ज़्यादा कमाई होगी, ऐसा ये सोचते हैं। पर रियलिटी में ऐसा होता नहीं है, याद रखें, ठीक है। तो बड़े परिवारों को यहाँ पे परिसंपत्ति माना जाता है। और जीवन प्रत्याशा जो होती है निम्न होती है। लोग ना बहुत बड़ी उम्र तक नहीं जी पाते। कोई ये मत सोचो कि लोग 110 साल 105 साल जी रहे हैं। लोग जल्दी ही मर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं लोग खेती कर रहे हैं, इनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, ग्रामीण अवस्था में रह रहे हैं लोग, अशिक्षित लोग हैं, टेक्नोलॉजी नहीं है, तो कहीं ना कहीं मृत्यु हो जाएगी, ठीक है, लोगों की ज़्यादा। तो इस तरीके से पहली अवस्था में जनसंख्या जो है वो ज़्यादा तेजी से नहीं बढ़ती। याद रखें इस पॉइंट को। पहली अवस्था में क्या होती है? जन्म दर भी ज़्यादा है, मृत्यु दर भी ज़्यादा है, इसीलिए वृद्धि जो है ज़्यादा नहीं हो रही। महामारी और भोजन के अभाव में भी लोग मर रहे हैं। ज़्यादातर लोग खेती कर रहे हैं, बड़े परिवार को अच्छा मान रहे हैं, जीवन प्रत्याशा बहुत कम है, लोग ज़्यादा लंबी उम्र तक भी नहीं जी पा रहे हैं, अशिक्षित लोग हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, टेक्नोलॉजी नहीं है। ये पहली अवस्था में है। तो यहाँ पे जन्म दर जनसंख्या वृद्धि नॉर्मल है। अब आते हैं दूसरी अवस्था में। यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। दूसरी अवस्था में प्रजननशीलता जो है, यानी जन्म जो है वो ज़्यादा ही होते हैं, ठीक है, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे प्रजनन वाली जो अवस्था होती है वो कम होती रहती है। इस अवस्था में मृत्यु दर घट जाती है, ठीक है, मृत्यु दर के साथ घटी हुई मृत्यु दर के साथ आती है। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। मैंने अभी इससे पहले जो पहली अवस्था बताया था, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि मान लो 100 बच्चों का जन्म हो रहा है तो लगभग 100 लोगों की मृत्यु हो रही है, इसलिए जनसंख्या लगभग बराबर ही है, तो ज़्यादा वृद्धि नहीं हो रही। लेकिन दूसरी अवस्था में क्या होता है? मान लो 100 बच्चों का जन्म हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मरने वालों की संख्या जो है वो कम हो गई। मान लो मर 50 रहे हैं, पैदा 100 हो रहे हैं, तो ऐसे में जनसंख्या क्या होती है? काफ़ी तेजी से बढ़ती है। लेकिन ये भी धीरे धीरे वक्त के साथ ये जो तेजी से जन्म हो रही है ये भी धीरे धीरे घटते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में ये चीज़ें तेज रहती हैं। अब ये 100 से 50 क्यों हो गए? क्योंकि यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं में सुधार हो गया। पिछली अवस्था जो थी ग्रामीण अवस्था थी, लोग गरीब थे, खेती करते थे, गांव में रहते थे, सुविधा नहीं थी वहाँ पे। अब धीरे धीरे वो डेवलप हो रहे हैं, यानी अब हेल्थ सुविधाएं हैं। पहले छोटी छोटी बीमारियों में मलेरिया से ही मर जा रहे हैं लोग, लेकिन अब यहाँ पे इलाज संभव हो पाया, यानी कि मृत्यु दर पे थोड़ा थोड़ा कंट्रोल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इससे मृत्यु पे अंकुश लगाया जा रहा है। तो इस दूसरी अवस्था को हम एक तरह से जनसंख्या विस्फोट भी कह सकते हैं, क्योंकि जनसंख्या यहाँ पे हमें तेजी से बढ़ी हुई दिखाई देती है। देखा आपने एग्जाम्पल, मैंने 100 और 50 का दिया, इससे आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरी अवस्था को समझिए थोड़ा सा। तीसरी अवस्था में प्रजननशीलता और मृत्यु दोनों घट जाती है, ठीक है। प्रजननशीलता भी धीरे धीरे कम हो जाती है और मृत्यु भी कम हो जाती है। जनसंख्या यहाँ पे स्थिर हो जाती है, यानी ना तो ज़्यादा बढ़ती है ना ही ज़्यादा घटती है, या फिर जनसंख्या जो होती है काफ़ी मंद गति से बढ़ती है, बहुत स्लो बढ़ती है, धीरे धीरे। अब यहाँ पे जनसंख्या जो है नगरीय है और शिक्षित हो जाती है, इनके पास टेक्नोलॉजी है, इनके पास टेक्नोलॉजी का ज्ञान है। ऐसी जनसंख्या विचार पूर्वक परिवार के आकार को नियंत्रित करती है। अब इसे समझिए, आपने कभी भी देखा होगा जो बहुत अमीर लोग होते हैं, जो बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, जिनकी फैमिली में जैसे मान लो हस्बैंड है, वो भी बहुत अच्छी जॉब में है, ऑफिसर है, और उसकी जो वाइफ है वो भी बहुत ही अच्छी जॉब में है और अच्छे पैसे कमाने वाले लोग हैं, तो ये कभी भी 10-10, 20-20 बच्चे पैदा नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन जो एक बहुत गरीब लोग हैं वो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ज़्यादा बच्चे पैदा करने से ज़्यादा कमाई होगी, लेकिन ये लोग नहीं करते। क्यों? क्योंकि इन लोगों को पता है कि ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो फिर उनको पालने में हमारी नौकरी वगैरह समस्या आएगी, तो ये 1-2 बच्चे ही पैदा करते हैं और इंसानों की तरह उनको पालते हैं और बिल्कुल अच्छी सुविधाएं देते हैं, अच्छी एजुकेशन देते हैं, अच्छा सब कुछ देते हैं। लेकिन ये जो बहुत सारे बच्चे पैदा कर रहे हैं, ये ना तो उन बच्चों को का खर्चा अच्छे से उठा पाते हैं, ना ही उनको बहुत अच्छी एजुकेशन दे पाते हैं, छोटी उम्र में ही उनको काम धंधे पे लगा देते हैं और इस तरीके से वो गरीबी वाला जीवन ही जीते हैं। यानी वो पहली अवस्था वाली बात चल रही थी वहाँ पे, ठीक है, ये। और ये तीसरी अवस्था है। पहली अवस्था से तीसरी अवस्था में जब हम आते हैं तो धीरे धीरे सब कुछ बदल गया है। यहाँ पे
आप देख रहे हो कि जनसंख्या नगरीय हो चुकी है और शिक्षित हो चुकी है, जो कि पहली अवस्था में नहीं था। पहली अवस्था में लोगों के पास तकनीकी ज्ञान नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन अभी आ गई है। लोग पढ़े लिख गए हैं, समझदार हो गए, तो अब वो विचार पूर्वक अपने परिवार के आकार को नियंत्रित करते हैं। वो समझते हैं कि भाई ज्यादा हमें अपने परिवार को नहीं बढ़ाना है। तो ये तीनों अवस्था है। तो यहां पे आपको 3 अवस्था बताइए, ये कौन सा था आपका जनांकीय सिद्धांत था। तो यहां से आपके पेपर में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, तो ये आपके 2 सिद्धांत वाला टॉपिक खत्म हो गया। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे सामान्य संकल्पनाएं और संकेतक। सामान्य संकल्पनाएं और संकेतक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। जैसा भी आपको समझ में आया कमेंट करो। आपको जरा भी अगर दिक्कत आए समझने में तो आप वीडियो को 1 से 2 बार देखो, ढंग से, बिल्कुल एकदम शांत माहौल में देखो। उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ लो, आपको काफी अच्छे तरीके से सारी चीजें समझ में आ जाएगी। और जो मैंने आपको बताया इसमें से 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिद्धांत दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर में आते हैं। जब आपके सारे चैप्टर करा दूंगा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के करके दिखाऊंगा। वहां पे बताऊंगा आपको कि कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। पेपर बहुत ही आसान आता है सोशियोलॉजी का, ठीक है, बहुत ही आसान आता है। कुछ क्वेश्चन थोड़े से टफ हो सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सभी को जय हिंद, जय भारत।